हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज का जो मैराथन सीरीज़ है, अगेन वी आर गोइंग टू डू बल्क ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें मैं आज आपको ग्रामर का भी सेक्शन लेके आई हूँ और साथ ही साथ लिटरेचर का भी। तो हम दोनों क्वेश्चंस को मिलके करते हैं। आप साथ ही साथ इसको याद करते भी रहें और लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। पहला नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं। टू विच सेंचुरी डिड चार्ल्स लैम्ब बिलोंग? चार्ल्स लैम्ब कौन सी सेंचुरी को बिलोंग करते थे? आप सभी के मन में ख्याल आ रहा होगा और आपको सबको याद होगा। अगर गलत है तो उसको करेक्ट कर लीजिए। ये आएगा 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी अगर आपको याद हो, चार्ल्स लैम्ब क्या थे? एक एसेइस्ट भी थे। ही वॉज अ क्रिटिक, पोइट, प्लेराइट। और इनका अगर हम बोले तो इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया अपना। जब इनकी एज मतलब 1820 से लेकर 1825 तक का जो पीरियड था, उस पीरियड में इन्होंने बहुत ज़्यादा फेम कमाया है। सो ज़्यादा ना जाके हम सिर्फ इतना याद करना है आपको। इनके जो कलेक्टेड ऑफ एसेज आए थे 1823 में, जो एसेज ऑफ इलिया आया, उसके बाद जो लास्ट एसे ऑफ इलिया आया था दैट वाज इन 1833। ठीक है, तो जो ये लंदन मैगजीन में ही उनकी जो पर्सनल परसेप्शन था, उसमें ये एसेज, कलेक्टेड एसेज आए थे। और अगर हम बात करें तो 19th सेंचुरी को ही ये बिलोंग करते हैं, जो एक बहुत ही अच्छे ह्यूमर भी था इनके अंदर, चाप भी था लिखने का, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्लोजेस्ट पीरियड ऑफ द न्यू क्लासिकल एज या ऑगस्टन एज। आपको पता है न्यू क्लासिकल एज को ही ऑगस्टन एज भी कहा जाता है। तो जो सबसे क्लोजेस्ट पीरियड रहा है इसका, वो कौन सा है? देखिए, अगर आपको पहले ये पता होना चाहिए, न्यू क्लासिकल या हम कहें अगस्तन, दोनों एक ही हैं। ये पीरियड कब से कब तक था? एक्चुअली आपको जब हम न्यू क्लासिकल एज पढ़ते हैं तो ये वो एरा है जिस समय पे राइटर्स मॉडल्ड थे अपने काम को करने के लिए एंशियंट ग्रीक और रोम्स के। तो इंग्लिश लिटरेचर में इसको डिवाइड किया गया था 3 पार्ट्स में, अगर आपको याद हो। रेस्टोरेशन, ऑगस्टन एंड एज ऑफ जॉनसन, ये आप सभी ने पढ़ा है। तो अगर हम बात करें, मैं ऑगस्टन की अगर बात करूँ तो ऑगस्टन एज कब से कब तक थी? इट वॉज 1700 से लेकर 1745 तक, करेक्ट। अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा क्वेश्चन को जरूर समझिए। 1700 से 1745 तक क्या था? ऑगस्टन एज, जिसे हम न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं। अब क्वेश्चन को समझिए, द क्लोजेस्ट पीरियड, अब वो कह रहा है नज़दीकी पीरियड न्यू क्लासिकल एज में कौन सा था? तो 1700 से 1745 तक का पीरियड तो न्यू क्लासिकल था। तो 1700 तक का पीरियड, इसके लगभग 1700 तक का पीरियड कौन सा रहा होगा? आपको याद होगा 1660 से लेकर 1700। तो याद आ रहा होगा आप सभी को, द रेस्टोरेशन पीरियड या द रेस्टोरेशन एज। तो हमने यहाँ ईयर देना है क्योंकि ईयर से ही मतलब है, तो दैट इज़ अराउंड, अगर आपका ऑप्शन बनता है दैट इज़ 1660 से 1750। तो एक्चुअली इन्होंने क्या ले लिया, 1660 से रेस्टोरेशन शुरू हुआ और 1745 लगभग 1750 मान लीजिए आप। तो ये 1750 तक पूरा कंप्लीट हुआ आपका न्यू क्लासिकल। तो दिस वाज द टोटल एरिया जो क्लोजेस्ट बन के निकल के आता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हिज स्टोरी requires Romans and kings, but he thinks only on men. उनकी तो कहानियों, मतलब हिज स्टोरी रिक्वायर्स, उनकी कहानियों को किसकी ज़रूरत होती है? राजाओं की, रोमन्स की। लेकिन वो तो सिर्फ आदमियों के बारे में सोचते हैं। हु रिमार्क्ड इट फॉर विलियम शेक्सपियर। ये विलियम शेक्सपियर के लिए कथन किसने कहा? तो ये कहा था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। किसने कहा था? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ये याद रख लीजिएगा आप। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 4th। एराबेला फर्मर इज अ कैरेक्टर इन अलेक्जेंडर पोप्स
अलेक्जेंडर के पोप के कौन से वर्क में एराबेला फर्मर है? तो आपको याद होगा जब आपने द रेप ऑफ लॉक पढ़ी होगी, तो रेप ऑफ लॉक में जिसमें बेलिंडा वो बनाई जाती है, एक्चुअली ये कहानी ओरिजिनली ही होती है जिसमें कि पोप के फ्रेंड उनको कहते हैं कि भाई आप बनाओ, इसको लिखो, है ना, आपको याद होगा। तो उसमें जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो किसकी बात कर रहे हैं? एराबेला फर्मर की ही कहानी होती है। तो एराबेला फर्मर बेटी रहती है जिसकी शादी दो रोमन कैथोलिक फैमिलीज़ के बीच हो रही है। एक तो प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड, मतलब अगर हम बात करें तो फर्मर ऑफ ऑक्सफोर्डशायर और ब्राउनीज ऑफ बर्कशायर, इन दोनों के बीच में, दोनों दो फैमिलीज़ हैं, इनके बीच में इनकी एक डॉटर है जिसकी शादी हो रही है। और जो ब्यूटी है, उसकी जो ब्यूटी है बहुत ही फेमस थी। अलेक्जेंडर पोप की फेमस पोएम द रेप ऑफ लॉक में उसकी ब्यूटी को क्या किया गया है? बताया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, आई थिंक दिस इज 5th। होरेस वेलपोल एंड एन रेडक्लिफ आर नोन एज द ऑथर ऑफ। ये होरेस वेलपोल, थोड़ा नाम देख लीजिए, होरेस वेलपोल और एन रेडक्लिफ, ये कौन से ऑथर है? काहे के ऑथर हैं? ठीक है, ये काहे के ऑथर कह रहे हैं ना, नोन एज द ऑथर्स ऑफ। किसके ऑथर्स हैं? है तो ऑथर्स, लेकिन किसके हैं? तो ये हैं गॉथिक नोवेल्स के। किसके हैं ये? गॉथिक नोवेल्स के, याद रखिएगा। फेमस रहे हैं इसीलिए ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, पीजीटी के टीजीटी के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो देखिए, गॉथिक नोवेल आप सभी लोग जानते हैं, यूरोपियन रोमांटिक सीडियो मिडिवल फिक्शन है जो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है जिसमें रहस्य हो और हॉरर भी हो, टेरर भी हो, डर भी हो। ऐसी ही नोवेल्स को हम गॉथिक नोवेल्स कहते हैं, क्योंकि इसमें हम इमेजिनेटिव, हम तो खैर क्या, लेकिन जो ऑथर्स हैं वो क्या करते हैं, उनमें काल्पनिक इम्पल्स ड्रॉ करते हैं, जो कि मिडिवल बिल्डिंग्स दिखाई जाती हैं जो र्यून हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। ऐसी नोवेल्स ज़्यादातर, अगर इनकी सेटिंग्स की अगर हम बात करें गॉथिक नोवेल्स की, तो ये बड़े बड़े कैसल्स आप जानते हैं, महल, मोनेस्ट्रीज, ओके, डार्क बैटल फील्ड्स जहाँ पर बहुत अंधेरा हो, सब टेरेरियन पैसेजेस, हिडन पैनल्स, ट्रैपडोर्स, ऐसी जगहों पे इसका वर्क, मतलब इस नोवेल्स को लिखा जाता है, मतलब ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। और अगर हम बात करें जो वोज है, वो रहा है, इनिशिएट जो हुआ था इंग्लैंड में, वो होरेस वेलपोल ने ही उसको सक्सेसफुली द कैसल ऑफ ऑरटैंटो, अगर आपको याद हो, ऑरटैंटो, स्पेलिंग सही लिख लीजिएगा जब, ऑरटैंटो, द कैसल ऑफ ऑरटैंटो, जो 1765 में आई थी, बहुत ही सक्सेसफुल रही थी ये। और ये किसने? इंग्लैंड के ही ऑथर थे जिनका नाम था होरेस वेलपोल। इसी प्रकार से एक बहुत ही दूसरे फेलोमेन भी आए, जिनकी भी पूरी इज्जत है, रेस्पेक्ट है उनके लिए भी। उनका नाम था एन रेडक्लिफ। ही वॉज दैट पर्सन। इन्होंने मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो में 1794 में, और उसके बाद इनका एक वर्क और आता है इटालियन 1797 में। बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल रहे हैं गॉथिक नोवेल्स के, और ये अपने आप में बड़े फिर फेमस भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माई थ्रॉट, इतना टाइम हो गया लेकिन थ्रॉट सही नहीं है, पर प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिएगा। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको क्लियरली एक एक आंसर एक्सप्लेन कर पाऊँ। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पर समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। डेफिनेटली यू विल गेट द रिप्लाई ऑफ योर आपकी परेशानी, आपकी जो क्वेश्चन है, क्वेरी है, मिलेगा ज़रूर। थोड़ा टाइम लगेगा बट डेफिनेटली आपको मैं क्वेश्चन के उत्तर ज़रूर दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 7। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो पीरियड था बिटवीन 6th question, sorry. Iliad was first translated into English by
सब लोग जानते हैं इलियड। वैसे सच में देखा जाए तो इलियड सबसे पहले किस में लिखी गई थी, किसने लिखा था पहले, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इलियड अगर हम बोले तो ये होमर जी ने लिखा था। इट वॉज द वर्क ऑफ होमर, जो कि ग्रीक लैंग्वेज में था। कौन सी भाषा में था ये? ग्रीक लैंग्वेज में, ठीक है। बाद में इसको ट्रांसलेट कर लिया गया था इंग्लिश में, और उसको करा किसने था? अलेक्जेंडर पोप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, पीरियड बिटवीन 1700 टू 1745 इंग्लिश लिटरेचर में कौन सा है? नियो क्लासिकल, या हम कह सकते हैं एज ऑफ जॉनसन। ये अभी मैंने आपको कराया है, सॉरी एज ऑफ जॉनसन नहीं, हाँ कभी कभी देखिए बोलने में भी एरर आ जाता है, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। इसमें आएगा द ऑगस्टनी, जिसको हम नियो क्लासिकल एज भी कहते हैं। प्लीज मेक इट क्लियर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन है आपका, देखिए, विद हुम डिड विलियम वर्ड्सवर्थ ट्राई टू पार्टनर? किसके साथ उन्होंने पार्टनरशिप, हम कहें कि ट्राई किया उन्होंने कि वो पार्टनर के रूप में रहे, ठीक है। इन व्हाट? पेनिंग द पोएम द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड लिखने के लिए उन्होंने किसका साथ दिया? किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने। तो सबको पता है, आप सभी लोग जानते हैं, अगर रिकॉल करिए, यह है सैमुअल टेलर स्विफ्ट, S.T. कॉलरिज। और ये जो प्रिल्यूड थी, इसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, अ पोएट्स माइंड, ओके। तो इसको भी क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कभी कभी वो आपको द प्रिल्यूड ना देके दे देगी ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, तो ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा, और किसके साथ? इन द कोलैबोरेशन विद S.T. कॉलरिज, है ना। तो ये मैंने कई बार ये क्वेश्चंस करे भी हैं, तो बहुत डिटेल में मैंने अर्लियर वीडियो में भी कहीं ना कहीं इसको डिटेल में समझाया है। तो आपकी मैं एक चीज़ मैं बता दूं, आप सभी के सभी वीडियो को ज़रूर अंत तक देखा करें, कोई भी क्वेश्चन मिस मत कीजिए, क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर सपोज टू कम इन योर एग्जाम। डेफिनेटली पूछे ही गए क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को हम कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे गए हैं। तो इसको प्लीज़ नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्वेश्चंस ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बोलूँगी मैं आपके लिए, मैं ग्रामर के भी वीडियोस नेक्स्ट वीडियो में आपके ग्रामर के बना के लाऊंगी। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दीजिए कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए, मैराथन किस पे चाहिए। डू यू वांट द मैराथन ऑन ग्रामर और यू वांट द मैराथन ऑन लिटरेचर? आप मुझे ज़रूर अपनी राय दीजिए, आपकी राय के बेस पे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, ओके। और एक चीज़ और बता दूं, जो लोग प्रैक्टिस सेट अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको बहुत रीज़नेबल रेट, इफ़ आई कैन से, उसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। 20 से ऊपर भी दे सकती हूँ, मतलब एग्ज़ाम तक आपके। तो अगर आपको प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना है तो लेट मत कीजिए, प्रैक्टिस सेट जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। देखिए 9th क्वेश्चन क्या है? Who among these, okay, who among these is Oliver Twist's second benefactor, who also happens to be his aunt in Charles Dickens' novel Oliver Twist? कौन ओलिवर ट्विस्ट की सेकेंड बेनिफैक्टर? का मतलब ये होता है कि मौसी, मतलब माँ के बाद वाले जो आते हैं। तो उसकी एक आंट थी, चार्ल्स डिकन के ही वर्क में ओलिवर ट्विस्ट नोवेल में है। अब उस आंट का नाम क्या रहता है? तो ये एक फिक्शनल नाम है, काल्पनिक नाम है ओलिवर ट्विस्ट में। ओलिवर ट्विस्ट कब आई थी ये भी याद रखिएगा, ये वर्क आया था 1838 में। और जो लेडी थी जो उसकी आंट थी वो थी रोज मैली। आप इसको, आपकी इच्छा, आप इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। मैली है, मैं मैली बोल रही हूँ, इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू प्रोनाउंस, ओके। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10th। लेट्स हैव अ लुक। विच ऑफ दीज, ध्यान से देखिएगा कोई क्वेश्चन ना छूट जाए, इज अ कैरेक्टर इन चार्ल्स डिकेंस द पिकविक पेपर्स।
चार्ल्स डिकन का जो पिकविक पेपर एक ये क्या था, एक नोवेल था, और ये पहला नोवेल था जो इंग्लिश ऑथर चार्ल्स डिकन जी के द्वारा लिखा गया था। देखिए, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ, आप इनको सुन लीजिए। मेरा गला ख़राब है, बट मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। पिकविक पेपर्स ये सबसे पहला नोवेल है इंग्लिश ऑथर चार्ल्स डिकन जी के द्वारा लिखा गया। क्योंकि इसकी जो सक्सेस थी वो बोस में पब्लिश हुई थी 1836 में, अगर आपको याद हो। अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है ऊपर कि इसमें से कौन सा कैरेक्टर इस नोवेल में था। तो आपको याद आ रहा होगा नेथिनल, आप जो भी प्रोनाउंस करिए, नाथिनल, मैं नाथिनल ही बोलूँगी, विंकली, जो कि एक बहुत ही यंग फ्रेंड रहता है पिकविक का, और उसके साथ साथ उसका ट्रैवलिंग कंपेनियन भी रहता है। तो वो कैरेक्टर किस में देखने को मिलता है, आपके द पिकविक पेपर्स जो नोवेल है किसके द्वारा लिखी गई है, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी गई है। इसे ज़रूर याद कीजिएगा। वैसे तो चार्ल्स डिकन का वर्क अलग है, लेकिन बायोग्राफी में क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। यू नेवर नो व्हाट द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चंस हैं वो मैं ग्रामर पे लाई हूँ, तो हम कुछ ग्रामर के सेक्शंस को भी कवर करेंगे, जिससे कि साथ ही साथ आपकी ग्रामर की भी तैयारी अच्छी होती रहे। और आप मेरे को ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। अब आप टेंशन मत कीजिए, अब आपको मैं डेली वीडियो लाऊंगी, नो प्रॉब्लम हाउ माई थॉट इज़ अबाउट, क्योंकि टाइम नहीं है, अब हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट द टाइम इज़ प्रेशियस, अब बचा हुआ टाइम है, इसको हम जल्दी जल्दी यूटिलाइज़ करेंगे और हर दिन आपको वीडियो मिलेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ लेती हूँ, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में है, ABCD, ओके। कई जगह पर 5 भी दिया है। वन ऑफ विच हैज़ एन एरर, किसी एक में गलती होगी। अब आपको वो वाला पार्ट पता करना है जहाँ पर गलती है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये ग्रामर के क्वेश्चन है। ही इज़ वन, उसके बाद बी में आ जाइए, ऑफ ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ माई कंट्री, मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब कहने का मतलब है गलती एक से ज़्यादा में है या किसी में नहीं है। तो पहले थोड़ा सेंटेंस, अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़े हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं कंपैरिजन के बेस पे। देखिए द जो सुपरलेटिव डिग्री है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ही इज़ वन ऑफ ग्रेटेस्ट नहीं आएगा, वन ऑफ द, क्योंकि एक स्पेसिफिक हो गया, तो वन ऑफ द लगेगा, एक डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। और साथ ही साथ यहाँ जो लीडर दिया है ये गलत दिया है, इसको बहुवचन में करेंगे हम, तो ये लीडर्स बन जाएगा। तो जो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो माई की जगह क्या हो जाएगा, वो कह रहा है ना लीडर ऑफ माई कंट्री, तो लीडर ऑफ माई विल बी चेंज इनटू आवर, हम, मेरी कंट्री नहीं हमारी आ जाएगा, प्लूरल फॉर्म बनेगा क्योंकि लीडर्स कर रहे हैं। तो अगर मैं अभी एरर नहीं बता रही, मैं अगर इसका सही आंसर निकालूँ तो क्या बन जाएगा, ही इज़ वन ऑफ द, दिस इज द ग्रेटेस्ट, ओके, लीडर्स ऑफ आवर कंट्री। देखिए जिन लोगों को मैंने ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस पढ़ाए हैं और जो बच्चे आज तक पढ़ते आए हैं, कहीं ना कहीं से आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जब हम सुपरलेटिव डिग्री में प्लूरल फॉर्म रहता है तो वही फॉर्म को बताया गया है यहाँ पर, तभी इसका प्लूरल फॉर्म बना है, ओके। ही यहाँ सिंगुलर है, तो जब पॉजिटिव सेंटेंस में ही ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। लेकिन जब हम प्लूरल में, जब हम सुपरलेटिव बनाते हैं या कंपैरेटिव बनाते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म बन जाता है। लेकिन आप इसको अभी इतना अंदर ना जाएं, आप इसकी बस ग्रामर समझ लीजिए। ही इज़ वन ऑफ द आ जाएगा
एंड लीडर्स आ जाएगा, ओके, और माई की जगह आवर आ जाएगा। ये तो हमने सही किया, लेकिन हमें एरर निकालना है। तो एरर क्या है? मोर देन वन अबव। मोर देन वन अबव आएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा गलती है ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज अगेन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए, मैं धीरे इसलिए समझा रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, कहीं पर आप क्ल्यू ना भूलें। नीदर यू नॉर ही आर गिल्टी। ना तो तुम ना ही वो गिल्टी है। तो आप खुद लगा रहे हैं, आर नहीं आना चाहिए क्योंकि ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर, तो इज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इज। तो ही इज, तो क्या आ जाएगा? नाइदर यू नॉर ही इज गिल्टी। ना तो तुम ना तो वो क्या है? गिल्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th। What type of food do you like eat? किस प्रकार का भोजन तुम खाना चाहोगे? तो इसमें कहीं गलती नहीं है। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन इट। तो इट सीम्स टू बी करेक्ट। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? नन ऑफ अबव। ये ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 14th। द सौर्य is the most tallest boy in the class. The सौर्य। अगर हम यहाँ क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में गलती दो जगह है। सौर्य एक प्रॉपर नाउन है, तो इसके आगे डेफिनेट आर्टिकल लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। सौर्य लिख लीजिए, दा सौर्य लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सौर्य एक अकेला वही नहीं है। सौर्य नाम तो भाई और भी हो सकते हैं। ओके, तो दा तो आपको पता है ना, जब डेफिनेट आर्टिकल हो तभी वहाँ हम लगाते हैं। डेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट उसके लिए लगाते हैं, ठीक है ना, जिसका मतलब कोई दूसरा रूप ना हो। जैसे द सन एक ही है, उसका कोई विकल्प नहीं है। सौर्य नाम तो बहुतों के हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने द हटा देना है। पहली गलती तो यही है। दूसरी, द मोस्ट टॉलेस्ट। देखिए, यहाँ पर भी जो कंपैरिजन बनाया गया है, एक सिंपल सिलेबल वर्ड है ना। तो हम कहें सुपरलेटिव डिग्री में हम इसका अगर बात करें तो टॉल वर्ड है, तो टॉलेस्ट ही आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं सौर्य इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। बात खत्म, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो एरर आपको कहाँ कितनों में दिख रहा है? एक तो हमें ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। मोर देन वन ऑफ द अबव, ये ऑप्शन आएगा, आंसर ये आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। What kinds of car do you want? बताइए। What kinds? What मतलब क्या? तो क्या गाड़ियाँ, अच्छे लगेगा ये शब्द, क्या प्रकार की गाड़ियाँ आपको चाहिए? हम बनाएंगे विच काइंड्स, कैसी गाड़ियाँ, विच क्या आएगा? विच काइंड्स ऑफ कार, वो रिप्लेस कर देंगे ना विच को। विच काइंड्स ऑफ कार डू यू वांट? किस प्रकार की गाड़ियाँ आपको चाहिए? तो आपका उत्तर जो है, एरर जहाँ है, एरर ए में है। ओके, ए में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16th। ये 16 क्वेश्चंस मैंने कुछ आपको सब्सटीट्यूशंस दिए हैं। एग्जाम में सब्सटीट्यूशन से भी क्वेश्चन आएंगे आपको, दैट इज़ फॉर डेट श्योर। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, वन हु द स्पेसिफिक, जस्ट अ मिनट बताते हैं। द स्पेसिफिक वर्ड ऑफ द क्राई ऑफ पिजन। पिजन पक्षी आप जानते हैं कि आप किस प्रकार का उसका रोना होता है। तो क्रो तो क्रोज करता है, चर्प इंसेक्ट्स करती हैं, बर्ड्स करती हैं, ओके, क्रॉक फ्रॉक करता है। तो कू इज़ द राइट आंसर। कू का जो साउंड है, जो आवाज़ है, वो कौन करती है? पिजन करती है, कबूतर करती है। ओके, कबूतर करता है। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को एकांत में अकेला रखे, है ना, अपने आप में ही जिए, वैरागी जीवन जिसे हम कह सकते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं रेकलेस। द वर्ड विल बी
रेकलेस, एकांत, एकांत हम कहते हैं ना, एकांतवास करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेगैरिज्म? प्लेगैरिज्म का क्या मतलब होता है? तो प्लेगैरिज्म, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये एक थेफ्ट है, लिटरेरी थेफ्ट है। कहते हैं किसी ने, आपको सबको पता है, ये आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, आप सबको पता है ये, कि किसी ने अगर किसी की चीज़ को कॉपी कर लिया, लिख लिया, तो वो प्लेगैरिज्म है, किसी के वर्क को, किसी चीज़ को। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्लेगैरिज्म। रीडिंग प्रॉब्लम। अब इसका उत्तर अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा? लिटरेरी थेफ्ट। तो प्लेगैरिज्म का मतलब ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन है आपका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन एवेंट ग्रेट? देखो, एवेंट ग्रेट का मतलब होता है न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव, नई कला, नयापन से संबंधित, या हम कहते हैं ना परिवर्तनात्मक, तो चेंजेबल, न्यू चीज कुछ लिखी जाए, न्यू राइटिंग, तो उसको कहते हैं एवेंट ग्रेट। ये आपके, अगर आपको याद हो, ये आपका सिलेबस जो लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट है उसमें से लिया गया है। तो आंसर विल बी डी, न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव। इनोवेटिव आप सभी लोग जानते हैं, नयापन हो, नई चीज हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 21। द फर्स्ट विल मूव ऑन टू 20, वी हैव नॉट डन 20। तो 20 क्वेश्चन है, देखिए, लेट्स हैव अ लुक। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज, भाषा, साइंटिफिक भाषा के बारे में जानना, स्टडी करना, उसे कहते हैं फिलॉजी। फिलॉजी भाषा विज्ञान, भाषा शास्त्र, ठीक है, ये कहलाता है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड एज फिलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं, विच, या हम कह सकते हैं गिव द करेक्ट टर्म फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। द पार्ट, यहाँ से देखिए, द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच इज कनेक्टेड विद द मेकिंग ऑफ रूल्स, जो हिस्सा होता है सरकार का, वो किससे जुड़ा हुआ होता है कि वो नियम कानून बनाए, उसे क्या, वो कौन सा हिस्सा है, ऐसा कौन सा कानून बनाने वाली सभा है, उसे कहते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर, विधानसभा या विधानमंडल, या कह सकते हो व्यवस्थापिका सभा। ओके, तो ये क्या है? ये वो वर्ड है जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है और पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं, व्हाट द स्पेसिफिक वर्ड ऑफ द लाउड नॉइज मेड बाय एलिफेंट। जो एलिफेंट होता है उससे बहुत लंबी आवाज़ जो निकाल देता है, वो उसको क्या कहते हैं? तो उसकी जो वॉइस है उसको कहते हैं हम ट्रम्पेट। क्या कहोगे? ट्रम्पेट, TRUMPHET, ट्रम्पेट। ओके, ये नॉइज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंट की मतलब आवाज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अल्मा मेटर। अल्मा मीटर इज अ प्लेस वेयर वन, ये कौन सी जगह है जहाँ पर, देखिए अल्मा मीटर क्या है, पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। प्राचीन में रोम में देवी माँ के लिए, जो प्राचीन है एंशिएंट रोम, वहाँ पर देवी माँ को मानने के लिए उनकी चीज़ों को प्रयोग होने वाले इस नाम नाम को कहते हैं अल्मा मेटर। तो स्टडीड, तो प्राचीन रोम में देवी के माँ के बारे में प्रयोग होने वाला नाम, जहाँ पर हम कह सकते हैं प्रथम शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, ओके, जिसे हम मातृ संस्था भी कहते हैं। दैट इज द राइट आंसर। 24 पे चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस। एपीफेनी का मतलब क्या होता है? देखिए, एपीफेनी का मतलब होता है एहसास। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एहसास हिंदी में।
अब अगर मैं बोलूँ तो मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, भगवान का एहसास होना, उसे एपिफेनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। टू यूज अनदर पर्सन्स थॉट्स राइटिंग वन्स ओन, किसी के विचार चोरना, उसकी लिखावट को चोरना और उसको अपना बना लेना। अभी आपको एक क्वेश्चन ऐसा आया था, प्लेगैरिज्म। क्या आएगा? प्लेगैरिज्म। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और आपको हर दिन अब वीडियो अपडेट मिलता रहेगा। सो तैयारी को बहुत ज़ोर शोर से बढ़ा दीजिए। अब एग्ज़ाम में मात्र बहुत लिमिटेड डेज रह गए हैं, तो अब समय न गंवाएं। जो आपके पास समय है इसका भरपूर उपयोग करिए और सिलेक्शन हुई। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को गुड लक आपकी पढ़ाई के लिए। लग जाए, जोर शोर से लग जाए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें आपको वीडियोस मैराथन सीरीज़ में नेक्स्ट कौन सी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।